देवर जी, रात के अंधेरे में मुझसे मिलने मत आया करो, किसी ने देख लिया तो। बारिश की भारी बूंदें हवेली की पुरानी ईंटों से टकराकर एक डरावनी लेकिन सुरीली धुन बना रही थीं। रात के ठीक 2 बज रहे थे। हवेली के पिछले हिस्से के घुप अंधेरे में एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे संजना और आर्यन खड़े थे। दोनों एक ही छतरी के नीचे सिमटे हुए थे। सर्द हवा के तेज झोंकों से संजना कांप रही थी। अनजाने में ही उसके नाजुक कंधे आर्यन के चौड़े सीने से हल्के से छू रहे थे और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। आर्यन की गहरी काली आंखें बिना पलक झपकाए उसी पर टिकी थीं। उन आंखों में इतना गहरा प्यार, तड़प और फिक्र थी कि संजना को अपनी ही धड़कनों से डर लगने लगा था। यह वो प्यार था जिसे इस जालिम दुनिया की नजरों में एक पाप कहा जाता था। आर्यन ने बहुत धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और संजना के भीगे चेहरे पर गिरी बारिश की एक ठंडी बूंद को अपने अंगूठे से बेहद नरमी से पोंछा। उसकी उंगलियों का वो हल्का स्पर्श संजना के पूरे शरीर में एक मीठी सी सिहरन पैदा कर गया। चाहकर भी वह खुद को उससे 2 कदम दूर नहीं कर पा रही थी। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है संजना। आर्यन की भारी आवाज बारिश के तेज शोर में भी बहुत साफ महसूस हो रही थी। मुझे परवाह है तो बस तुम्हारी इन उदास आंखों की, जिनमें मैं अब और आंसू नहीं देख सकता। तुम्हें इस हवेली में इस तरह घुट घुट कर मरते हुए देखना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। संजना इस बहुत बड़े ठाकुर परिवार की बड़ी बहू थी और ठीक उसके सामने खड़ा आर्यन रिश्ते में उसका देवर था, लेकिन उनके बीच का अनकहा एहसास किसी मर्यादा को तोड़ने वाला कोई गंदा खेल नहीं था। वो दुनिया के सत्ताए 2 टूटे दिलों का एक खामोश सहारा था। संजना के पति यानी आर्यन के बड़े भाई विक्रम की मौत को 2 साल बीत चुके थे। विक्रम एक बेहद कठोर इंसान था जिसने संजना को कभी पत्नी का सम्मान नहीं दिया। उसके जाने के बाद उन 2 सालों में इस हवेली की 4 दीवारी संजना के लिए एक भयानक जेल बन गई थी। सफेद साड़ी, सूनी मांग और दिन रात के ताने, बस यही उसकी दुनिया रह गई थी। लेकिन उस घुटन भरी अंधेरी दुनिया में आर्यन ही वो इकलौती ठंडी हवा का झोंका था जिसने उसे फिर से खुलकर सांस लेना सिखाया था। तुम पागल हो गए हो आर्यन, संजना ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। उसकी आवाज अंदर से बुरी तरह कांप रही थी। अगर बापूजी ने शक भी कर लिया कि छोटे ठाकुर रात के गहरे अंधेरे में अपनी बेवा भाभी से मिलने आते हैं तो यह समाज हमें जिंदा जला देगा। उसके गले में खौफ का एक अजीब सा मिश्रण था। तो क्या? आर्यन ने बीच में ही उसकी बात काट दी। उसने छतरी को एक तरफ झुकाया और संजन के दोनों कंधों को बहुत प्यार और अधिकार से पकड़ लिया। तो क्या संजना, समाज क्या सोचेगा, बस इसी खौफ ने तुम्हें हमेशा डरा रखा है? या तुम खुद अपने ही दिल की आवाज सुनने से डर रही हो? आर्यन की इन बातों में एक ऐसा नशा था जो संजना के हर डर को शांत कर देता था। वह बेबस होकर उसकी आंखों में देखने लगी। वहां सच में कोई फरेब नहीं था। आर्यन ने उसे तब संभाला था जब उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। जब पूरा घर उसे अपशगुनी कहता था, तब आर्यन ही उसके आत्मसम्मान के लिए अपने पिता बापूजी से भी लड़ जाता था। आज रात भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ संजना के लिए इस भारी बारिश में भीगता हुआ यहां आया था। उसके बालों से पानी टपक रहा था और सफेद शर्ट भीगकर उसके शरीर से चिपक गई थी। तभी आर्यन ने अपनी भीगी जेब से एक छोटा सा मखमली बॉक्स निकाला और उसे संजना की तरफ बढ़ा दिया। यह क्या है आर्यन? संजना ने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हारी नई और आजाद जिंदगी की पहली सीढ़ी, उसने एक सुकून देने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया। संजना ने कांपते हाथों से उस बॉक्स को धीरे से खोला। अंदर जो रखा था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल के लिए लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसकी धड़कनें अचानक से बहुत तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने यह सब कैसे मुमकिन किया और इसके अंजाम कितने खौफनाक हो सकते हैं। अभी वह उस चीज को सदमे और हैरानी से देख ही रही थी कि हवेली के पिछले लोहे के दरवाजे से अचानक किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। छप छप छप। और फिर दूर से आती एक तेज टॉर्च की पीली रोशनी सीधा उन दोनों की तरफ घूमने लगी।
टॉर्च की पीली और तेज रोशनी बारिश की मोटी बूंदों को चीरती हुई सीधे संजना और आर्यन की तरफ पड़ रही थी। संजना के हाथ से वह मखमली बॉक्स छूटने ही वाला था कि आर्यन ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे पुराने पीपल के चौड़े तने के बिल्कुल पीछे खींच लिया। छतरी नीचे गिर चुकी थी और अब वे दोनों पूरी तरह से भीग रहे थे। संजना की पीठ पेड़ की खुरदरी छाल से सटी थी और आर्यन बिल्कुल उसके सामने दीवार की तरह खड़ा था। उसकी तेज सांसों की गर्माहट संजना के भीगे हुए चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच से हवा गुजरने की भी कोई जगह नहीं बची थी। कौन है वहां? एक भारी और कर्कश आवाज अंधेरे में गूंजी। वह हवेली के पुराने चौकीदार माधव काका थे। संजना ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर मींच लीं और आर्यन की भीगी शर्ट को अपनी मुट्ठी में पूरी ताकत से जकड़ लिया। आर्यन ने अपना एक हाथ संजना के होंठों पर रख दिया ताकि उसकी कोई भी सिसकी बाहर ना निकल सके और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर के पास तने पर टिका दिया। माधव काका कुछ पल वहीं खड़े रहे। रोशनी इधर उधर पेड़ों पर घूमी और फिर कुछ बड़बड़ाते हुए वह वापस हवेली के बरामदे की तरफ लौट गए। उनके जाते ही संजना ने एक गहरी सांस ली। उसके पैर इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वह लगभग जमीन पर गिरने ही वाली थी, लेकिन आर्यन ने उसे अपनी मजबूत बाहों का सहारा देकर संभाल लिया। शांत हो जाओ संजना, वह जा चुके हैं, आर्यन ने बहुत धीमे और मधुर स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो संजना की घबराई हुई धड़कनों को वापस सामान्य कर रहा था। संजना ने अपने कांपते हाथों में दबे उस मखमली बॉक्स को फिर से खोला। उसमें कोई महंगा गहना नहीं था, बल्कि 2 ट्रेन के टिकट और एक लाल रंग की पुरानी चूड़ी थी। वह चूड़ी संजना की मां की थी, जो उन्होंने उसे उसकी शादी के दिन दी थी, लेकिन विक्रम ने उसे संजना के हाथों से यह कहकर उतरवा दिया था कि यह उसके रुतबे के लायक नहीं है। आर्यन ने इसे कैसे ढूंढा? यह दोनों टिकट दिल्ली के हैं, आर्यन ने संजना की नम आंखों में सीधे देखते हुए कहा। वहां मैंने तुम्हारे लिए एक बड़े आर्ट कॉलेज में एडमिशन का पक्का इंतजाम कर दिया है। तुम्हारी पेंटिंग का खूबसूरत हुनर इस हवेली की मनहूस 4 दीवारी में खुटकर नहीं मर सकता। और यह चूड़ी, यह सिर्फ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी जिंदगी के रंग किसी के मोहताज नहीं है। संजना की आंखों से गर्म आंसू छलक पड़े जो बारिश के ठंडे पानी में मिल गए। एक देवर अपनी विधवा भाभी के लिए इस हद तक जा सकता है, यह उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जहां इस घर के लोग उसे हमेशा मनहूस मानते थे, वहीं आर्यन उसके खोए हुए सपनों को फिर से पंख देने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ प्यार नहीं था, यह संजना के वजूद के लिए उसकी एक बेपनाह इबादत थी। लेकिन आर्यन, बापूजी मुझे यहां से कभी जिंदा जाने नहीं देंगे। कल सुबह ही हवेली में एक बड़ी पंचायत बैठने वाली है। संजना ने रुंधे हुए गले से अपना डर बयान किया। सुना है कि वो मुझे काशी के किसी आश्रम में हमेशा के लिए भेजने का कठोर फैसला कर चुके हैं, ताकि विक्रम के हिस्से की जमीन और जायदाद हवेली के नाम ही रहे। आर्यन का चेहरा अचानक बहुत सख्त हो गया। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी आग और दृढ़ निश्चय आ गया। कल सुबह पंचायत का फैसला चाहे जो भी हो संजना, लेकिन कल रात तुम इस घुटन भरी हवेली से हर हाल में आजाद हो जाओगी। मैं तुम्हें यहां तिल तिल कर मरने नहीं दूंगा। दोनों ने एक दूसरे को उस भीगती रात में आखिरी बार देखा और खामोशी से हवेली के अलग अलग पिछले रास्तों की तरफ मुड़ गए। संजना अपने सूने कमरे में पहुंच गई, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुबह हवेली की पंचायत में जो कड़वा सच सामने आने वाला था, वह उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला था। बापूजी के मन में चल रही असली चाल अभी तक सामने नहीं आई थी और अगली सुबह हवेली की चौखट पर एक बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला था। अगली सुबह हवेली का सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने का खामोश इशारा कर रहा था। आंगन में बिछी सफेद चांदनी और चारों तरफ बैठे गांव के पंचों को देखकर संजना के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वह अपनी सफेद साड़ी का पल्लू सिर पर खींचे एक कोने में खड़ी थी। बापूजी अपनी भारी मूंछों पर हाथ फेरते हुए ऊंची गद्दी पर बैठे थे।
उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक कठोर भाव और गुरूर झलक रहा था। पंचों, बापूजी की भारी आवाज पूरे आंगन में गूंजी। मेरी बड़ी बहू संजना विक्रम के जाने के बाद से बहुत अशांत रहती है, इसलिए हमने तय किया है कि आज ही इसे काशी के आश्रम में हमेशा के लिए भेज दिया जाएगा, ताकि यह अपना बाकी का जीवन प्रभु की शांति और भक्ति में बिता सके। यह सुनकर संजना का दिल धक से रह गया। यह उसे जीते जी मारने की एक खौफनाक साजिश थी। संजना बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इस फैसले की असली वजह उसका सुकून नहीं, बल्कि विक्रम के नाम पर मौजूद करोड़ों की जमीन थी। संजना के होंठ कांप रहे थे, लेकिन इस पुरुष प्रधान हवेली में एक बेसहारा विधवा की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। वह खामोश आंसुओं के साथ अपनी किस्मत को कोसने लगी। तभी हवेली के भारी दरवाजे को जोर से धकेलते हुए आर्यन अंदर आया। उसकी चाल में आज निडरता और आंखों में आग थी। यह सरासर झूठ है बापूजी। आर्यन की आवाज में इतनी सख्ती थी कि पूरा आंगन सन्न रह गया। आर्यन, अपनी जबान पर लगाम रखो। बापूजी गुस्से से अपनी गद्दी से खड़े हो गए। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और मुड़कर संजना की तरफ देखा। उसकी आंखों में कल रात जैसी ही गहरी फिक्र और सच्चा प्यार था। उसने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और उन्हें पंचों के सामने जमीन पर फेंक दिया। मैं उस बेकसूर औरत का देवर हूं जिसे आप सब जिंदा दफनाने की साजिश कर रहे हैं, आर्यन ने बेखौफ होकर कहा। यह कागजात देखिए। बापूजी ने विक्रम भैया के जाने के बाद संजना भाभी के जाली हस्ताक्षर करवाकर सारी जमीन अपने नाम करवा ली है। अब जब सच खुलने का डर है तो इन्हें हमेशा के लिए काशी भेजा जा रहा है। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। संजना को यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन उसके लिए अपने पिता और समाज के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। यह सिर्फ एक देवर का सम्मान नहीं था, यह उस इंसान की सच्ची मोहब्बत थी जो संजना को दुनिया की हर बुरी नजर से बचाना चाहता था। बापूजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माधव, उन्होंने चीखते हुए कहा, इस गद्दार लड़के को हवेली के अंधेरे तहखाने में बांध दो और बड़ी बहू को उसके कमरे में खींच कर ले जाओ और बाहर से ताला लगा दो। आज ही गाड़ी तैयार करो, इसे आज ही काशी जाना होगा। हवेली के आदमी आर्यन की तरफ दौड़े। आर्यन अकेले लड़ रहा था। औरतों ने संजना को जोर से पकड़ा और जबरदस्ती घसीटकर उसके कमरे की तरफ ले जाने लगी। संजना रोते हुए आर्यन को पुकार रही थी, संजना, डरना मत। आर्यन ने आदमियों से जूझते हुए संजना की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बात याद रखना, आज रात। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, संजना को कमरे के अंदर धकेल दिया गया और भारी दरवाजा जोर से बंद हुआ। बाहर से ताला लगने की खौफनाक आवाज आई। संजना जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। दिल्ली जाने के वो टिकट उसके पास थे, लेकिन अब वह पिंजरे में कैद थी और आर्यन तहखाने में। शाम ढल रही थी और हवेली के आंगन में काशी जाने की तैयारियां जोरों पर थीं। हर गुजरते पल के साथ संजना की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या उनकी वह ट्रेन छूट जाएगी? खिड़की से आती शाम की सर्द हवा किसी अनहोनी का खौफनाक एहसास करा रही थी। कमरे के अंदर पसरा घुप अंधेरा संजना को अंदर तक डरा रहा था। बाहर से आती जीप के इंजन की भारी आवाज उसके कानों में किसी मौत के फरमान जैसी गूंज रही थी। बापूजी के आदमियों ने संजना को काशी भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। वह जमीन पर बैठी अपने घुटनों में सिर दिए बस आर्यन के बारे में सोच रही थी। क्या वह तहखाने में ठीक होगा? क्या संजना की किस्मत में इसी तरह घुट घुट कर मरना लिखा है? रात के 8 बज चुके थे और हर गुजरता पल उसकी बची खुची उम्मीद को भी खत्म कर रहा था। तभी अचानक संजना के कमरे के दरवाजे की भारी कुंडी खुलने की आवाज आई। संजना की सांसें गले में ही अटक गईं। उसे लगा बापूजी के आदमी उसे ले जाने आ गए हैं। उसने डर कर खुद को ठंडी दीवार से सटा लिया। दरवाजा खुला, लेकिन सामने बापूजी का कोई गुंडा नहीं, बल्कि माधव काका खड़े थे। वही माधव काका जिन्होंने कल रात संजना और आर्यन को हवेली के पीछे पीपल के पेड़ के पास देखा था। संजना कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने अपनी उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। बहू जी, जल्दी चलिए। माधव काका की आवाज बहुत धीमी और कांपती हुई थी। बापूजी,
आपको काशी के आश्रम नहीं, बल्कि रास्ते में ही गहरी खाई में गिरवाकर हमेशा के लिए मारने की खौफनाक साजिश रच चुके हैं। मुझे कल रात ही शक हो गया था जब मैंने छोटे ठाकुर को आपके साथ देखा। मैं जानता हूं आर्यन बाबू का दिल बहुत साफ है। वो इकलौते हैं जो इस हवेली के पापों से लड़ रहे हैं। उन्होंने एक जंग लगी पुरानी चाबी संजना के हाथ में थमा दी। ये तहखाने की चाबी है, जल्दी जाइए, इससे पहले कि बापूजी को पता चले। संजना का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। मौत का खौफ नहीं, बल्कि आर्यन को खोने का डर उस पर हावी हो गया था। वह दबे पांव हवेली के पिछले अंधेरे हिस्से से होते हुए तहखाने की तरफ भागी। चारों तरफ डरावना सन्नाटा था। कांपते हाथों से संजना ने तहखाने का भारी ताला खोला। अंदर घना अंधेरा और सीलन की अजीब सी बदबू थी। कोने में एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जहां आर्यन के हाथ एक मोटे खंभे से बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। आर्यन! संजना के मुंह से एक दर्द भरी सिसकी निकल गई। वह भागकर उसके पास गई और जल्दी से उन सख्त रस्सियों को खोलने लगी। उसके आंसू आर्यन की सफेद शर्ट पर गिर रहे थे। संजना! आर्यन ने बहुत कमजोर आवाज में कहा, लेकिन उसकी गहरी आंखों की चमक अभी भी वहीं थी। जैसे ही उसके हाथ खुले, उसने अपने जख्मी हाथों से संजना का चेहरा बहुत प्यार से थाम लिया। तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। संजना ने अपने दोनों हाथ उसके हाथों पर रख दिए। उस अंधेरे तहखाने में जहां मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी, उन दोनों के बीच का वो खामोश पल दुनिया के हर सुख से बड़ा लग रहा था। संजना ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके माथे का खून धीरे से पोंछा। उसकी छुअन्न में आज दर्द के साथ साथ एक गहरा सुकून था। हमें अभी यहां से निकलना होगा आर्यन। बाबूजी मुझे जान से मारना चाहते हैं, संजना ने घबराते हुए कहा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं जानता हूं संजना, और एक कड़वा सच यह भी है जो मैंने पंचायत में नहीं बताया। विक्रम भैया की मौत कोई हादसा नहीं थी। बापूजी ने ही वो गाड़ी फेल करवाई थी, क्योंकि भैया इस हवेली का बंटवारा चाहते थे। यह सुनकर संजना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन ने संजना का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की ट्रेन का समय हो रहा है। हमें अंधेरे में ही हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकलना होगा। हवेली के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें तेज हो रही थीं, जो इशारा कर रही थीं कि उनका रास्ता आसान नहीं होने वाला था। संजना और आर्यन तहखाने से बाहर निकले। हवेली के पिछले दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता बहुत भयानक लग रहा था। बारिश फिर से तेज हो गई थी। अचानक बापूजी के आदमियों की टॉर्च की रोशनी और कुत्तों के भौंकने की आवाजें बिल्कुल करीब आ गईं। आर्यन ने संजना को अपनी बाहों में छिपाकर एक पुरानी टूटी दीवार के पीछे कर लिया। संजना की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगा दिल सीने से बाहर आ जाएगा। लेकिन आर्यन की गर्म सांसें और उसका वो सुरक्षा का घेरा उसे हर डर से आजाद कर रहा था। जैसे ही रोशनी दूसरी तरफ घूमी, वे दोनों हवेली की चारदीवारी फांदकर घने जंगल के रास्ते रेलवे स्टेशन की तरफ भागे। पीछे से बापूजी की जीप के सायरन और गुंडों के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। कीचड़ और पत्थरों से संजना के पैर छिल रहे थे, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। जब वे स्टेशन पहुंचे, दिल्ली जाने वाली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे खिसक रही थी। दौड़ो संजना! आर्यन ने चिल्लाते हुए उसे आगे खींचा। स्टेशन के गेट से बापूजी के गुंडे अंदर घुसते हुए नजर आए, लेकिन तब तक आर्यन ने संजना को ट्रेन के आखिरी डिब्बे में खींच लिया था और खुद भी छलांग लगा दी। ट्रेन ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली और वो गुंडे बस प्लेटफॉर्म पर खड़े बेबस होकर देखते रह गए। दोनों ट्रेन के दरवाजे के पास फर्श पर हांफते हुए गिर पड़े। संजना ने मुड़कर आर्यन को देखा। उसके चेहरे पर चोट के निशान और पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, संजना को मौत के मुंह से निकाल लाने का सुकून। उसने बहुत सम्मान से संजना के माथे को चूमा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम आजाद हो मेरी जान, हमेशा के लिए। संजना के आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आजादी और खुशी के आंसू थे। उस रात उसने जाना कि प्यार का मतलब किसी को पिंजरे में बांधना नहीं, बल्कि उसे उड़ने के लिए पूरा आसमान देना होता है। आर्यन ने एक देवर बनकर नहीं,
बल्कि एक सच्चे रक्षक और जीवन साथी बनकर उसकी खोई हुई जिंदगी उसे लौट आई थी। निष्कर्ष, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा प्यार कभी जिस्मों का मोहताज नहीं होता, वह तो रूह की इज्जत और एक दूसरे के सम्मान में बसता है। जब पूरी दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे, तो जो इंसान ढाल बनकर आपके लिए खड़ा हो जाए, वही आपका सच्चा हमसफर है। अन्याय का अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, हिम्मत और सच्चे प्यार की रोशनी उसे एक दिन चीर ही देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना नाम और अपना शहर जरूर लिखें। धन्यवाद।